हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम लोग एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन करेंगे जहां पे हम निफ्टी 50 के जो 50 दिग्गज कंपनी हैं जो अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स में, उन कंपनियों का पिछले क्वार्टर में फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, यानी Q3 FY23 में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसको कंपेयर करेंगे विथ Q3 ऑफ FY22। तो यहाँ पे हम लोग ईयर ऑन ईयर फिनेंशियल या बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा वो कंपेयर करेंगे। अब ये कंपैरिजन से हमें क्या डाटा मिलता है या क्या डायरेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलता है कि निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में जा रहा है, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं या अर्निंग्स घट रहे हैं वो पता चलेगा। और इससे हमें पता चलेगा कि जो इंडिया का बिजनेस सेक्टर्स है तो यहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन सा सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है और कौन सा सेक्टर में खराब परफॉर्मेंस आ रहा है वो पता चलेगा। और एज ए होल जो निफ्टी 50 हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पता चलेगा इंडिया का जो ग्रोथ है वो भी किस तरह हो रहा है और आगे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसके बारे में भी हमको दिशा मिलेगी। तो यहाँ पे हम बिजनेस परफॉर्मेंस, ऑल्सो उनका जो लास्ट 12 मंथ्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या पिछले 5 साल का एवरेज के मुताबिक घटा है या बढ़ा है, यानी निफ्टी 50 के जो 50 कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन बढ़ा है या गिरा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 के जो टोटल 50 कंपनी है उनका डेटा कलेक्ट किया। तो ये जो ऑर्डर है रैंडम ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 के, सारे कंपनीज को मैंने इस कॉलम में यहाँ पे रखा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो निफ्टी 50 के कौन से कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मतलब जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जिनका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हाईलाइटेड है, जैसे इंडसलैंड बैंक जिसका अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, ईपीएस ग्रोथ 69% रहा। बजाज फिनसर्व बहुत अच्छा कंपनी है, 42% का ग्रोथ किया है और ये कंपनी लगातार पिछले कई सालों से ग्रो कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 62% का ग्रोथ हुआ, नेस्ले में 65%, कोल इंडिया जो 70% का ग्रोथ किया। तो ये कोल इंडिया एक सिक्लिकल कंपनी है, तो यहाँ पे अभी क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत हो रहा है इंडिया में, तो इसीलिए कोल इंडिया का ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। 56% एक्सिस बैंक का भी ग्रोथ आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया Q3 FY23 में, क्योंकि क्रेडिट साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है जो कैपेक्स कर रहे हैं। तो इसके चलते जो बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है उसके चलते उनका रिजल्ट में भी दिख रहा है। एनपीए का इशू सॉल्व हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, जो पहले हुआ करता था वो एनपीए अभी नहीं है, तो इनका बुक्स क्लीन हो चुके हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ भी आने से इनका इनकम बहुत अच्छा हो रहा है। फिर हम देखेंगे ब्रिटानिया में भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ 151%, पर ये यहाँ पे एक वन टाइम गेन हुआ है उसके चलते बहुत अच्छा दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का दिग्गज कंपनी है वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, 75% का ग्रोथ हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं मारुति में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, 130% का ग्रोथ हुआ है। ऑटो साइकिल इंडिया में अभी काफ़ी रिवाइव हो रहा है, डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है, स्पेशली एसयूवीज एंड हाई एंड व्हीकल्स का। तो भारतीय एयरटेल ने भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया 102% का। फिर टाटा मोटर्स, जैसे मैंने बताया कि ऑटो रिवाइवल हो रहा है इंडिया में, ऑटो का डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऑटो का बहुत स्लो डाउन था, एनबीएफसी क्राइसिस, फिर रॉ मटेरियल का जो इश्यूज था उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम था, बट अभी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। डिमांड भी, डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छा है, तो ऑटो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बैंक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर, क्रेडिट ग्रोथ है। तो ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऑटो एंड बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। M&M 35%, अनदर ऑटो कंपनी। आइशर मोटर 62%। तो देखिए टू व्हीलर्स में जो बजाज एंड जो दूसरा कंपनी निफ्टी में हीरो, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इनका जो बाइक का जो प्राइसेस है वो लो एंड के तरफ है। बट आइशर मोटर जो प्रीमियम बाइक्स बेचती है, जो मोर देन 300 सीसी का बाइक्स बेचती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, तो प्रीमियमाइजेशन बहुत अच्छा पिकअप ले रहा है। अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे लगभग जो प्रॉफिट है 65 टाइम्स हो चुका है। अदानी एंटरप्राइज के बारे में मेरा को ज़्यादा समझ नहीं है, क्योंकि ये कंपनी, ये बिजनेस
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड एंटिटीज़ है। जैसे अदानी एंटरप्राइज़ का एक बिज़नेस नहीं है, यहाँ पे कोल माइनिंग का बिज़नेस है, यहाँ पे ट्रेडिंग का बिज़नेस है, यहाँ पे सोलर का बिज़नेस है, यहाँ पे एयरपोर्ट्स का बिज़नेस है, हाईवे का बिज़नेस है। तो बहुत सारे बिज़नेस को मिला के अदानी एंटरप्राइज़ बना है। यहाँ से बहुत सारे कंपनीज़ पैदा होते हैं, जैसे अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, वो अदानी एंटरप्राइज़ से निकले हैं। तो इसीलिए अदानी एंटरप्राइज़ का जो ग्रोथ है मैं समझना बहुत मुश्किल है। बट एनीवे कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म की है, 65 टाइम्स उनका अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे और कौन अच्छा परफ़ॉर्म किया तो आईसीआईसीआई बैंक, तो नो डाउट अनदर बैंक 35% का ग्रोथ दिया है। ये जो ईपीएस ग्रोथ हुआ है, अगर जो स्टैंड आउट परफ़ॉर्मर्स है, उसके बारे में अगर देखेंगे तो जो बैंक्स एंड ऑटो कंपनीज़ है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। और कुछ लेगेसी कंपनीज़ है जैसे कोल इंडिया बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, और कुछ एफएमसीजी कंपनीज़ है जैसे नेस्ले ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, जो एक रेगुलर कंपाउंडर की तरह है। अभी चलिए देखते हैं कि कहाँ पे परफ़ॉर्मेंस बहुत खराब आया, जहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई कंपनी। अडानी पोर्ट्स, अनदर अदानी कंपनी, यहाँ पे 21% का डीग्रोथ हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल्स 33% गिरा है। बीपीसीएल अनदर लाइक ऑयल कंपनी है, 37% का डीग्रोथ हुआ है। एसबीआई लाइफ 16% डाउन है, 6% का गिरावट हुआ टेक महिंद्रा में। तो जो आईटी पैक में अगर हम देखेंगे टीसीएस, इन्फोसिस उतना स्टैंड आउट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बट कंपैरेटिवली पॉजिटिव रहते हैं, थोड़ा-थोड़ा ग्रो करते हैं, बट टेक-एम में डीग्रोथ हुआ। मुझे लगता है ये वन ऑफ द वीकेस्ट कंपनी है आईटी पैक में। टाइटन 10% डीग्रोथ हुआ, बहुत अच्छा कंपनी है। वैल्यूएशन काफ़ी है, हाई मिलता है हमेशा, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस सही नहीं था। अल्ट्राटेक सीमेंट 38% डीग्रोथ हुआ है। एंड हिंडाल्को मेटल कंपनी है, 63% डाउन। टाटा स्टील 123% डाउन। डीवीएस लैब यहाँ पे 66% का डाउन हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। जेएसडब्ल्यू स्टील 89% डाउन, रिलायंस 15% डाउन। तो मेटल कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहाँ पे भी गिरावट आया, जैसे रिलायंस में हुआ है, फिर हमने वहाँ पे भी देख लिया बीपीसीएल कंपनी, वहाँ पे भी डी ग्रोथ हुआ है 37% का। तो हमने देख लिया जो बैंक्स एंड ऑटोज है वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, लेकिन जो ऑयल एंड मेटल कंपनीज है वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है। दो फार्मा कंपनी, डॉक्टर रेड्डी अच्छा परफॉर्म किया, बट डीवीएस लैब इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा, 66% प्रॉफिट डाउन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीवीएस लैब ड्यूरिंग कोविड उनका जो प्रोडक्ट्स है, जो कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते थे, वहाँ पे काफ़ी सेल्स होता था और उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिला, प्रॉफिट मिला। बट अभी कोविड रिलेटेड जो प्रोडक्ट का सेल है वो निकल चुका है। तो वो वन ऑफ निकलने के बाद ये कंपनी का मैनेजमेंट भी बोली है कि जो कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसका सेल्स अभी काफ़ी कम हो चुका है। तो उसके चलते अभी नॉर्मलाइज्ड रेवेन्यू आ चुका है एंड प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ पे 66% का ड्रॉ डाउन आया। नाउ कमिंग टू द आईटी कंपनीज, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटी कंपनीज ना ही बहुत अच्छा किए हैं, ना ही डिग्रो किए हैं। आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस मिला मतलब फ्लैट रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टीसीएस का सिर्फ 12%, अगर हम इन्फोसिस का देखेंगे सिर्फ 14%। तो अब चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ कैसा रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो ईपीएस था Q3 FY23 में वो है 975, और एक साल पहले यानी Q3 FY22 में उसका ईपीएस रहा 816। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हुआ है 19% का। बट क्या इसके चलते अभी निफ्टी 50 का जो निफ्टी इंडेक्स ग्रो करना चाहिए या नहीं? तो देखिए भले ही 19% का ग्रोथ हुआ है, दैट डजंट मीन निफ्टी अभी 19% आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन वो मैटर करता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो टीटीएम प्राइस टू अर्निंग कैसा है कुछ कंपनीज का। अपोलो हॉस्पिटल्स इवन दो 33% का डी ग्रोथ हुआ है, फिर भी अभी ईपीएस काफ़ी हाई है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले अर्निंग्स ग्रोथ तो अच्छा आया, बट ईपीएस अभी भी काफ़ी हाई है, 64 टाटा कंज्यूमर का है, 76 नेस्ले का है। इनका जो लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज भी देखेंगे वो भी काफ़ी हाई चल रहा है। एसबीआई लाइफ 71 टीडीएमपी, इवन दो अर्निंग्स ग्रोथ डी ग्रो हुआ है 16% से। तो यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, हम एचडीएफसी लाइफ का बात करें, एसबीआई लाइफ, तो यहाँ पे काफ़ी कंसेंसस व्यू है कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी लेस पेनिट्रेटेड है, तो उसका चलते इनमें काफ़ी ग्रोथ आएगा, बट वो नंबर्स पे नहीं दिख रहा है। फिर हम देखेंगे ब्रिटानिया, अनदर कंज्यूमर कंपनी, 60 पी,
एशियन पेंट्स कंज्यूमर कंपनी 71 पी, ग्रोथ लगभग फ्लैट रहा, 6% था। 72 टाइम्स टाइटन ट्रेड कर रहा है, अनदर कंज्यूमर कंपनी, 10% डिग्रो होने के बावजूद। भारती एयरटेल 61 पी और लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज 130। तो भारती एयरटेल का ये जो पी ये ऑप्टिकल है इन द सेंस, क्योंकि इसका पिछले कई सालों का जो अर्निंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सबड्यूट था, क्योंकि ये सेक्टर डिसरप्ट हुआ जियो के आने के बाद। तो इसीलिए अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम रहा, और काफ़ी इक्विटी डाइल्यूशन भी इन्होंने किया, उसके चलते जो ईपीएस है काफ़ी कम रहा, इसलिए पी ऑप्टिकली बहुत हाई दिख रहा है भारतीय एयरटेल का। HUL अनदर कंज्यूमर कंपनी, बिजनेस एकदम फ्लैट, 8% ग्रोथ, फिर भी पी 60 पे चल रहा है। HDFC लाइफ अनदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस एकदम फ्लैट, 9% ग्रोथ, फिर भी 80 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, सेम स्टोरी। अदानी एंटरप्राइज 101 पी। तो यहाँ पे कौन सा कंपनी है जो अभी भी हाई पी में चल रहे हैं? बेसिकली हम देखेंगे तो कंज्यूमर कंपनी जैसे टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये कंज्यूमर कंपनी अभी भी काफ़ी हाई पी में चल रहे हैं। मतलब निफ्टी का जो पी है, एवरेज पी देखेंगे वो 33 है, और ये ट्रेड कर रहे हैं मोर देन 60, 70, 90। 5 साल का एवरेज देखेंगे वो भी हाई है। तो पिछले 5 साल से लोग या मार्केट इसको काफ़ी वैल्यू कर रही है, क्योंकि ये एक सेफ बेट माना जाता है। कंज्यूमर है, मतलब इनका डिमांड तो हमेशा चलते रहेगा, यहाँ पे कोई डाउन साइकिल्स नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर सेक्टर में अभी निवेश करने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि पी काफ़ी हाई है और ग्रोथ उतना अच्छा नहीं आ रहा है। बट क्योंकि ये बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे फ्री कैश फ्लो हमेशा आता है, डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, तो पी हाई रहेगा, बट दैट डजंट मीन कि निफ्टी का जो एवरेज है वहाँ पे डबल रहेगा। तो हो सकता है यहाँ पे पी डी रेटिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब चलिए देखते हैं कहाँ पे कौन से कंपनीज है जो लो पी में ट्रेड कर रही है। जैसे देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, और बैंकों में अच्छा ग्रोथ आया और 13 पी में है। SBI 10 पी में है, एक्सिस बैंक 13 पी। तो यहाँ पे बैंक्स, क्योंकि इनका अर्निंग ग्रोथ भी आ रहा है और ये लो पी में भी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है बैंकिंग का जो शेयर प्राइस परफॉर्मेंस है वो आगे भी लगा रहेगा। और यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी 20 टाइम्स है, जो कि इनका 5 ईयर का एवरेज 31 है, उससे काफ़ी लो पे चल रहा है। तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर भी कम कर सकता है। ऑटो जैसे बताया, ऑटो भी M&M 19 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। DV स्लैब जो उसका 5 साल का एवरेज है वो 45 है और अभी 31 पर ट्रेड कर रही है। और मुझे लगता है बिजनेस वाइज ये बॉटम हिट कर रहा है, यहाँ से अप साइकिल मिल सकता है। तो फार्मा और बैंकिंग, तो ये इनका वैल्यूएशन अभी लो दिख रहा है। ICICI बैंक का 19 टाइम्स है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी फार्मा में भले ही उतना अच्छा ग्रोथ नहीं, मतलब बैंक्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, ऑटो में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, और यहाँ पे वैल्यूएशन भी सही लग रहा है। तो मुझे लगता है ये दो सेक्टर आगे भी चलने का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। अभी कमिंग टू द पॉइंट कि निफ्टी में अभी इंडेक्स बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो 19% का EPS ग्रोथ हुआ है, बट मुझे लगता है जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी काफ़ी हाई है। बहुत कम कंपनी से, बहुत चुनिंदा कंपनी से जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है क्योंकि पी काफ़ी हाई है, इवन दो अर्निंग्स ग्रोथ आया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे दो चीज़ होने का प्रोबेबिलिटी है। एक है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया इंडियन मार्केट्स के ऊपर या ग्लोबल मार्केट्स अंडर परफॉर्म किए, तो यहाँ पे निफ्टी में गिरावट आ सकता है, तो उसमें क्या होगा, वैल्यूएशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर मार्केट, ग्लोबल मार्केट अच्छा रहा और इंडिया में भी कोई नेगेटिव न्यूज़ ना रहा, तो मेरा बेस्ट केस ये लगता है कि निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइडवेज मूवमेंट देगा, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, और निफ्टी वेट करेगा कि जो कंस्टिट्यूएंट कंपनीज है उनका अर्निंग ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते रहे, ताकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो घट जाए, फिर वहां से नया बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस कि जो निफ्टी के कंपनीज है किस तरह उनका बिजनेस परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो एज ए होल कैसा है। तो यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी स्टॉक्स का हम डिस्कस किए वो सिर्फ एनालिसिस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। इनफैक्ट मेरा निफ्टी का कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जनरली स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये सारे लार्ज कैप कंपनीज है एंड आई जनरली अवॉइड दिस कंपनीज। तो आप अगर निवेश करेंगे तो डू योर ओन रिसर्च। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इस तरह का एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे कंपनीज का स्पेसिफिक बिजनेस को भी एनालिसिस करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।